मतलब काफी ज्यादा जो वहाँ के हैं अपने ये क्या है वहाँ के सिटीजन है वो ऑलमोस्ट जो हमारे हैं ना वो ऑलमोस्ट हमारे क्या नाम है इनका अपना ये रशियन सिटीजन है। और रशियन मतलब कि वो रशिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और रशियन या ये कहते हैं खानदान वगैरह वहां पर रहते हैं। एक तो ये ठीक है। दूसरा वहां पर क्या है देयर हैज शेयर टू हिस्टोरिकल फैमिलीज बाउंड्स बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन विथ बोथ आर क्या नाम है ट्रेसिंग द लिंकेज बैक टू कीवी। एक तो ये उनका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रेन क्या है। यूक्रेन इज अ रोल ऑफ द cornerstone to the Soviet Union and a strategic importance to term of the agriculture production and defense industry and military precision। अब देखो यूक्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है जियोपॉलिटिकली क्यों इम्पोर्टेंट है वहां पर दुनिया के लिए जियो इम्पोर्टेंट कि वो एक तो एक ऐसी लोकेशन पे जहां पर वो यूरोपियन के साथ बाल्कन स्टेट के साथ चाइना उनको रशिया को करने कर सकता है और यूरोपीय यूनियन कनेक्ट हो सकते हैं यूक्रेन के थ्रू सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक तो वजह ये भी थी। यहाँ तक बात क्लियर है आप सबकी। जी यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हेलो आवाज आ रही है मेरी। ठीक है दूसरा क्या रशिया अब रशिया ने डिजायर टू मेंटेन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर यूक्रेन एंड प्रिवेंट फ्रॉम फेलिंग द वेस्टर्न जो ऑर्बिट के थे ठीक है। और जब उन्होंने क्रेमिया पे उन्होंने क्या कहते हैं अपना पूरा ये क्या कहते हैं यहाँ पर सपोर्ट किया था ठीक है सेपरेटेड उनको एक अलग क्या कहते हैं सी पोर्ट बना दिया था और काफी सारी चीजें भी। जमीला बाद में एंड में ना रिपीट करेंगे आप थोड़ा वेट करें मैं रिवाइज करवा लूंगा आपको सारा टॉपिक। एक तो ये था ठीक है एक तो मसला फैक्टर था वो था इकोनॉमिक एंड यूक्रेन विद रशिया बीइंग अ यूक्रेन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड रिलाइंग ऑन द यूक्रेन पाइपलाइंस फॉर द गैस ट्रांजिट टू यूरोप। अब देखो आपको पता है जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी ना आपस में ठीक है तो रशिया ने क्या किया था रशिया ने क्या कहते हैं पाइपलाइंस को तबाह कर दिया था। आपको पता होगा जैसे हम कहते हैं स्ट्रीट पाइपलाइन 1 और 2। अब उसमें क्या था अब ये मेन वजह थी नॉर्ड स्ट्रीम जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर 1 और 2। अब यहाँ इस पूरी पाइपलाइन से रशिया यूक्रेन के थ्रू यूरोप को गैस ऑयल और बाकी सारी चीजों भी दे रहा था वहां पर ठीक है। मतलब ऑयल गैस फूड वगैरह सारे इनके थ्रू जाते थे वहां पर। एक तो चीज ये इकोनॉमिकल और एनर्जी इंपोर्टेंस थी और कंसिडरेशन था ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह ठीक है। दूसरा के इंटरनेशनल सिक्योरिटी में क्या था द शिफ्ट द ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट फ्रॉम द यूएस डोमिनेंट टू द रेनीवेट कंपटीशन बिटवीन द ग्रेट पावर। अब देखो वैसे अगर देखा जाए तो यूएसए का कोई तुक नहीं बनता कि वो वहां पर जाकर मतलब कहते हैं ना कि पराए घर में आकर वो कब्जा करना चीजें देखना। तो ये चीज बिल्कुल बनती है यूएसए की नहीं लेकिन फिर भी वो इन्फ्लुएंस अपना बरकरार रखने के लिए उन्होंने यूक्रेन को इस्तेमाल किया था ठीक है। अब देख रहे थे रोल ऑफ नेटो एक्सपेंशन इन रशिया परसिपिशंस ऑफ इन अपॉर्चुनमेंट इनटू सेपर इन्फ्लुएंस टू ट्रेजर टू फॉर एग्रेसिव एक्शन। अब देखो अब जो नेटो का रोल नेटो का जो रोल था वो आपने 2014 में देखा था कि नेटो भी रशिया में उस टाइम रशिया ने अपना बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन उस टाइम भी किया था। मतलब एक एग्रेसिव एक्शन था लेकिन हुआ कुछ नहीं। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो नुकसान भी इनका क्या कहते हैं अपना ये नेटो और यूक्रेन का हुआ था उस टाइम भी। तो नेटो के जो एक्सपेंशन हैं वो तो रशिया के हिसाब से वो मायने कोई खास नहीं रखते हैं। तो एक ये भी सबसे बड़ी वजह है फैक्टर है ये ठीक है। मतलब इन दोनों की वार में जो ये फैक्टर थे ये 7 फैक्टर थे 4 हमने पहले पढ़ थे और 2 ही हम देख रहे हैं ऐसे अभी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई मेरी। देन प्यूटन अब जो प्यूटन की क्या कहते हैं जो प्यूटन का जो क्या कहते हैं ना एक सोचने का तरीका था जो उनकी अपनी विजिशंस थी वो क्या थी उसमें क्या था द फ्यू दैट सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक यूक्रेन वुड अंडरमाइन प्यूटन ऑटोक्रेटिक रेजिम इन द रशिया हर। अब एक बात तो ये कि जो प्यूटन से एक ग्रेट पावर की नजर में मैं देखना चाहूँ तो रशिया
यूक्रेन वो उनकी ये थी कि वन पीपल होने चाहिए, मतलब कि एक उनकी पॉलिसी थी कि हम यूक्रेन और क्या नाम है इनका अपना, ये जो चाइना है वो ये यूक्रेन और रशिया ये वन पीपल बना, जैसे चाइना की पॉलिसी ताइवान के लिए थी कि वन पीपल वन पॉलिसी वन नेशन। तो इसी तरह क्या कहते हैं, प्यूटन भी चाह रहा था कि मैं हम इन चीजों को रिस्टोर करना दोबारा चाहता हूँ कि वन पीपल वन नेशन बनने। लेकिन ये फियर था इसमें भी, वो ऑलमोस्ट मतलब अपनी सोच से ज्यादा वो सक्सेसफुल इस चीज में हो गया था। ठीक है। अब वाई इज यूक्रेन जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट? यूक्रेन क्यों फ्लैशिंग पॉइंट पर है, क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह क्या है, अब हम थोड़ा उसे देख लेते हैं। यहाँ तक अब आपको फैक्टर्स समझ में आ गए हैं कि इस दोनों इन दोनों कंट्रीज की जंग की वजह क्या थी? नेटो क्यों इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा था, यूएसए क्यों वहां पर इन्वॉल्व होना चाह रहा था? यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई कि मेन फैक्टर्स क्यों थे, इनकी वजह क्या थी? चलिए, अब कह रहा है कि यूक्रेन है, यूक्रेन जो है वो है रशिया एंड नेटो मेंबर्स कंट्रीज मेकिंग बफर जोन एंड रीजन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस है। इट इज असेस्ड ब्लैक सी एंड क्रियोल ऑफ नेवल पावर प्रोजेक्शन इन दिस रीजन। अब एक तो सबसे बड़ी वजह क्या है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो यूक्रेन है वो आपका अपना, जो यूक्रेन यहाँ पर है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर यूरोप को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, कार्स के साथ, ठीक है, और रशिया को कनेक्ट करता है यूरोप के साथ, ठीक है। और यहाँ एक ब्लैक सी है, ठीक है, जो तुर्की को कनेक्ट करता है, मतलब कि यहाँ एशिया को यहाँ से भी कनेक्ट करता है। अब तुर्की के साथ आपका ईरान आ जाता है, अजरबैजान और अर्मीना वगैरह सारे कंट्री आ जाते हैं, जिस जो कैप्सन सी के थ्रू वहां पर कनेक्ट होते हैं आपस में। तो एक ये भी चीज थी यहाँ पर, ठीक है। मतलब इस हिसाब से वो फ्लेक्सिंग पॉइंट पर है कि वो मतलब ब्लैक सी के थ्रू वहां पर अपना ट्रेड वगैरह करता है रशिया, ठीक है। एक तो वजह ये भी थी यहाँ पर। अब हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि जो वेस्टर्न वो था ना उनका बना हुआ था अपना, क्या कहते हैं, अलायंस बना हुआ था। तो और उनके अलावा रशिया की इंटरेस्ट क्या थी? बफर जोन मीन्स के ना आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि ऐसी एरिया जहां पर ज्यादा इंपोर्ट रखी जाए या जिस चीज को ज्यादा देखा जाए। अब रशिया की इंटरेस्ट क्या थी? रशिया ने जो क्या जो मतलब इतना बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ाया यूक्रेन में, उसकी मेन वजह ये थी कि वो रीजनल डोमिनेंस चाह रहा था और नेटो को मतलब कि ईस्ट वर्ड एक्सप्रेशंस जो थे वो उनके खत्म करना चाह रहा था, ठीक है। मतलब अगर देखो, नेटो आपका आ जाता है रशिया के आसपास बॉर्डर में, ये तो भी यहाँ पर पूरे बॉर्डर से, ठीक है। तो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि नेटो की फौज वगैरह मेरे बॉर्डर्स पे आए, आसपास आए, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। उसकी मेन वजह यही है कि उनको बहुत बड़ा खतरा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन से उनका बॉर्डर ज्यादातर लगता है, बाकी बाल्कन स्टेट हैं, फिर यहाँ रशिया के साथ यहाँ ब्लैक सी और बाकी सारी जगह भी हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा क्या है, जब उन्होंने क्राइमिया को इन्वॉल्वमेंट किया था ना ईस्टर्न यूक्रेन को मैनिफेस्टेशन करने के लिए, स्टेटिक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, तो यूक्रेन मतलब यूक्रेन ने भी चाहा कि हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। एक तो ये, ठीक है। दूसरी वजह क्या है? एनर्जी ट्रांजिट। अब जो यूक्रेन है वो मेजर ट्रांजिट कंट्री है रशिया को नेचुरल गैस तो यूरोप भेजने के लिए, ठीक है। और ये मेकिंग अ सेंट्रल टू एनर्जी सिक्योरिटी कंसिडरेशन इन दिस रीजन। अब यहाँ की जो सारी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो सारी किस पर मेंटेन है? वो आपकी यूक्रेन में आ जाती है, जो यूरोप सारी यूरोप को देता है ना, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। एक तो ये। उनके अलावा अब इसमें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट क्या है, हम थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें खास? अब इसमें जो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट वो ये है कि जो इंटरनेशनल एक्टर्स थे, जिसमें इंक्लूडिंग सपोर्ट फ्रॉम द वीज टू द यूक्रेन एंड सेक्शन अगेंस्ट रशिया। अब जियो पोलिटिकल स्टेक इन द रीजन। अब देखो, मतलब जो सारे वेस्टर्न थे, यूरोपीय यूनियन या बाकी सारे जो वेस्टर्न ब्लॉक था, वो सारा डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। वो इस वजह से कर रहा था कि यहाँ पर वो अब एक तो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा कर रखें, और दूसरी बात क्या है कि वो चाह रहे थे, क्या नाम है इनका अपना,
कि जो रशिया ने जो एक बड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रखा हुआ है, या जो ग्रेट पावर बनना चाह रहा है, हम उसे कम करें, उनको डिक्रीज करें। एक तो ये होती है जो आती है इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। दूसरा कि द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन रिफ्लेक्ट टू द बॉर्डर शिफ्टिंग टू द ग्लोबल सिक्योरिटी while renewed the great power competition and challenges to the post Cold War order। अब एक तो वजह यहाँ पर ये भी थी, ठीक है, कि उन्होंने क्या कहते हैं, ये दोबारा अगर ये जंग ज्यादा छेड़ जाती तो इट मीन्स कि वो दोबारा पोस्ट कोल्ड वॉर की तरफ मतलब जा रहा था। तो एक तो मसला ये भी था, ठीक है। अब रशिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या थी, मतलब वो जो इतने सारे वो ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह हो चुके थे, हिस्टोरिकल टाइज वगैरह, कल्चरल चीज थी, तो वो एक्सपेंशंस क्यों थे, और रशिया की क्या ऐसी इंटरेस्ट थी इस चीज में, हम थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। अब हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज क्या था, कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंस ये जो यूक्रेन है वो पर्टिकुलर की भी होल्ड इन सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रशिया बीइंग अ सेंटर ऑफ द सिविलिक सिविलाइजेशन एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब ये जो सारी कौमें हैं, ये खुद चाह रही थी कि हम रशिया का पार्ट ही रहें, ठीक है। और उसके अलावा जो उनका हिस्टोरिकल जो सारी चीजें हैं वो भी इनकी ऑलमोस्ट एक ही हैं। और स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री इंटरेस्ट क्या थी उनकी, अब स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंटरेस्ट भी उनकी ऑलमोस्ट सेम ही थी यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं बफर जोन क्या था। बफर जोन की वही बात है, यूक्रेन नहीं चाह रहा कि स्टैटिक बफर जोन बिटवीन रशिया एंड नेटो, एंड रशिया एम्स टू प्रिवेंट यूक्रेन फ्रॉम द अलायंस विद नेटो, एंड वो ये चाह रहा था कि हम मैं सेफ बनूंगा वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, ठीक है। मतलब यूक्रेन की पॉइंट ऑफ ये था कि अगर मैं नेटो की तरफ जा रहा हूं तो मैं सेव हो जाऊंगा, लेकिन रशिया को ये लग रहा था कि अगर नेटो यहाँ पर आ जाता है बॉर्डर्स पर, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो आपको आ रहे थे रशिया को नेटो की वजह से, ठीक है। और ब्लैक सी की जो असर थी, आप देखो ना, ब्लैक सी वो आपकी ऑलमोस्ट क्रीमिया पे आ जाता है, क्रीमिया का जो बॉर्डर वगैरह यहाँ, ये ब्लैक सी यहाँ पर ऐसे है। यहाँ पर ये तुर्की है, ठीक है, और यहाँ पर ये इटली और रोम वगैरह सारे कंट्रीज, ठीक है। ये पूरा ब्लैक सी है यहाँ पर, यहाँ पर एशिया शुरू होता है यहाँ से। अब देखिए ये क्रेमिया यहाँ पर रशिया चाहता है, ये यूक्रेन है, ठीक है। अब यहाँ ये जो क्रेमिया था, ये पार्ट ऑफ किसका था, ये पार्ट था पहले तो यूक्रेन का था ना, उसके बाद रशिया के थ्रू जा रहा, मतलब वो अगर यूक्रेन ट्रेड इसलिए इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां पर सारा कब्जा तो ब्लैक की जो थी, ब्लैक सी की, वो तो ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल में थी। इस वजह से फिर तुर्की ने वहां पर इन्वॉल्वमेंट की, पीस किया कि यूक्रेन ट्रेड वगैरह भी करे बाकी सारी जगहों पर, और इस हिसाब से, ठीक है। एक तो ये चीज थी, ठीक है। उसके अलावा था ट्रेड रिलेशंस क्या था, कि यूक्रेन वाज सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर फॉर रशिया एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक टाइज एंड इन्फ्लुएंस पार्ट ऑफ रशिया इंटरेस्ट, रशिया की इंटरेस्ट थी और ये दोनों आपस में रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था, कि रशिया हैज साउट आउट टू मेंटेनिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द यूक्रेन पर्टिकुलरली आफ्टर कलर रिवॉल्यूशन एंड शिप, और रीजनल डोमिनेंस क्या थी, कि कीपिंग यूक्रेन विद रशिया of influence, it is crucial to maintaining Russia regional dominating prevent western encroachment, ठीक है। अब रशिया की क्या मतलब क्या क्या कहते हैं, यूक्रेन ये देखी जा रहा था कि वो दिन ब दिन तो उनका मेंटेनेंस पावर बढ़ता जा रहा था, ठीक है। एक तो ये चीज थी। दूसरा नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रेस्टिज क्या था, उसमें सुपर पावर इमेज ये था कि द इंटीग्रेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर यूक्रेन एज सीन बाय अ मैन मेनी इन रशिया restoration its great power status of the correction of the historical mistakes in the post civil collapse। अब यहाँ नेशनल आइडेंटिटी क्या थी, वो ये है कि जो सुपर पावर दोबारा जो सोवियत यूनियन बना हुआ था, क्या ये नहीं कि वो दोबारा अपनी पावर्स को या ग्रेट पावर को करेक्शन करके हिस्टोरिकल जो उन्होंने मिस्टेक की थी पोस्ट कोल्ड वॉर की, पोस्ट सिविल कोलैप्स की है, दोबारा तो ये नहीं हो सकता। लेकिन जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था वो ये था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द रशियन वर्ड is protecting the authentic Russian abroad have been used to justify intervention in Ukraine। अब रशिया की वही के वन पीपल वन वाली बात आ रही थी, ठीक है।
उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न क्या था कि नेटो एक्सपेंशन, रशिया कभी भी नहीं चाह रहा था कि नेटो टुवर्ड बॉर्डर एंड सिक्योरिटी थ्रेट सीक टू प्रिवेंट यूक्रेन एक्सेशन टू द मिलिट्री अलायंस। अब मैंने जो पहले बात कर रहा था शुरू शुरू में, ये बात को सामने यहाँ दोबारा भी आई कि रशिया कभी भी नहीं चाह रहा था कि नेटो इनके बॉर्डर्स पर आए। अब यहाँ तक आपको पूरी गेम समझ में आ गई कि इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट क्यों थी, और रशिया चाइना यूक्रेन क्यों फ्लैश पॉइंट पे था। यहाँ पर कोई सवाल है आपका, मुझे बताएं। यहाँ पर कोई सवाल है आप में से किसी का? अब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या था? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यही था कि यूक्रेन इज अ सीन एज अ वे टू रशिया बॉर्डर्स एंड काउंटर प्रीवेस्ट वेस्टर्न। मतलब ये कि नॉन फ्लाई एरिया भी आप कह सकती हैं सायमा। बफर जोन मीन्स के उनकी काफी सारी मुख्तलिफ मानों के साथ हम देखते रहते हैं ना। आप ही अपनी जगह पर ठीक है। अब आइडियोलॉजिकल जो और जो रिजिम सिक्योरिटी थी वो क्या थी? अब एक तो डेमोक्रेटिक जो था ना, उनका एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक यूक्रेन पोजेसिव आइडियोलॉजिकल थ्रेट टू द प्यूटन। अब एक तो ये था, उनके अलावा जो इनकी इंस्पिरेशन थी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स इन रशिया। एक ये मतलब कि जो आइडियोलॉजिकल उनका थॉट था वो ये था कि हम सारे प्रो प्यूटन बने, ठीक है। जो उनकी अपनी यूक्रेन की आइडियोलॉजी थी वो ये थी प्रो हम प्यूटन बने। और जो रिजिम स्टेबिलिटी थी वो डिसेबिलिटी यूक्रेन एज प्रियोरिटाइजिंग टू फेल्ड स्टेट हेल्प इन कंसोलिडेटिंग डोमेस्टिक सपोर्ट टू मेंटेनिंग रिजिम स्टेबिलिटी इन रशिया। अब ये थी कि अब देखो ना, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो वहां पर जो सारी जो एक रिजिम थी वो तो पूरी मतलब कि ना डिस्टर्ब हो गई, फेल स्टेट बन गई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सबको हेल्प कंसोलिडेट तो कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक सपोर्ट की मेंटेनेंस अपनी, रशिया ने अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल है, जाहिर सी बात है कि हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन रिफ्लेक्ट टू द बॉर्डर शिफ्टिंग टू द ग्लोबल सिक्योरिटी। अब वो किस तरह से हो रहा था? एंड ऑफ द अनपॉपुलरिटी क्या थी? द पोस्ट कोल्ड वॉर एरिया, द इमीडिएट द पोस्ट कोल्ड वॉर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय यूएसए डोमिनेटिंग एंड स्प्लिट टू द लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यू विद रशिया इन वीकेंड स्टेट। अब जो पोस्ट कोल्ड वॉर थी उस दौरान तो मतलब एक क्या आप ये कह सकते हैं कि एक लिबरल थी, लेकिन उस टाइम रशिया क्या था, एक वीकेंड था। लेकिन अब रशिया ने दोबारा क्या क्या रीसर्जन क्या किया था? कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन सिग्निफाइंग रशिया रिसर्जेंस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एंड विलिंगनेस टू चैलेंजेस टू द यूएस लीड ऑर्डर। अब वहां पर जब यूएस, जब रशिया दोबारा दिन ब दिन आना शुरू हो गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बात की कि उन्होंने लीड करना शुरू किया यूएसए को, ठीक है। अब दूसरी बात थी ग्रेट पावर कंपटीशन क्या था? यूएस से रशिया रिवाइवल क्या थी? अब उसमें ये सबसे बड़ी जो रिवाइवल थी वो ये थी, मतलब यूरोप में बैठकर ईस्टर्न यूरोप जो था वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था यूएसए का, ठीक है। पावर विलिंगनेस इन्फ्लुएंस इन था, ठीक है। और इसमें क्या, अब इसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि एक तो यूनाइटेड स्टेट अपने हिसाब से क्या कहते हैं पावरफुल है, और दुनिया पावरफुल एक कंट्री भी है, उसमें लीड करने के लिए। और एक रशिया ही थे जो उनको लीड कर रहे थे, ठीक है। एक तो ये बात थी। दूसरा क्या, चाइना का रोल क्या रहता है? बॉर्डर geopolitical landscape including the rise of China affecting the global balance of power introducing new dynamic international relationship। अब आपको पता है कि जो बीआरई प्रोजेक्ट है, बीआरई ब्रिक्स या फिर एससीओ या सार्क, और इनके अलावा रशिया, ईरान, चाइना, फिर तुर्की, पाकिस्तान, रशिया एंड ईरान, ये सारे जो ब्लॉक है ना, चार पांच ब्लॉक, ये सारे किसके अगेंस्ट है? ये सारे अगेंस्ट है, यूएसए के अगेंस्ट है, ठीक है। यूएसए को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो ये सारे किसके आगे अभी इस देखो इन मतलब सार्क में भी देखो आपका रशिया है, एससीओ में, ब्रिक्स में भी। और उनके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो चाइना का जो रोल था, चाइना ने बीआरई प्रोजेक्ट के थ्रू 72 कंट्रीज इनमें बीआरई प्रोजेक्ट में तो इन्वॉल्व है, उनकी एग्रीमेंट है। लेकिन साथ ही क्या है, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, मतलब बॉर्डर, मतलब वो क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड भी चाइना कर रहा है, और अपनी येन करेंसी भी चला रहा है, साथ में रिबल्स करेंसी रशिया चला रहा है। तो ये क्या है, ये डॉलर को डिडोलराइजेशन करने के चक्कर में है, ठीक है। तो चाइना इसी तरह रोल प्ले करेगा। और उसके अलावा चाइना ने जो मिडिल ईस्ट में दोबारा अपना इन्फ्लुएंस पावर बढ़ाया, और यूएसए को विथड्रॉ करवा के रशिया ने ओपेक में दोबारा खुद रशिया आ गया। तो ये क्या थी, ये गेम थी, ये लीड कर रहे थे यूएसए को। अब इंटरनेशनल लेवल पर है, जो है वो आई थिंक यूएसए की जो डॉलर डी डॉलरशिप पावर थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, ठीक है। ब्रिक्स में देखो चाइना, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज वो सारे अगेंस्ट किसके हैं, यूएसए के अगेंस्ट है, ठीक है। और साथ ही आपका अपना क्या नाम है इनका अपना सार्क में भी सारे कंट्रीज यही चाह रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस बढ़ाएं चाइना, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, रशिया अपना बढ़ा रहा है। तो ये सारे मामला आते हैं, ठीक है। अब नेटो एक्सपेंशन क्या है, अब यूक्रेन एक्सपेंशन टू जॉइन नेटो एंड अलायंस विद ईस्ट ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हैव लीड टू न्यू सिक्योरिटी एलिमेंट, हाई हाई टेंशन विद रशिया। अब एक सबसे बड़ी वजह यह थी, जो नेटो का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर हम देखा जाए, लेकिन नेटो कभी भी डायरेक्टली हमला नहीं कर पाएगा रशिया पर। तो उसकी वजह यही है कि उनकी टेंशन दिन ब दिन बढ़ रही है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है? जी बताएं थोड़ा। तंग तो नहीं हो गए आप इस टॉपिक से? अब यहाँ यूरोपियन की इंडिकेशन क्या है कि जो यूक्रेन का क्या कहते हैं अपना जो अलायंस बना हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ, एज अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के साथ, ठीक है। और एक उन्होंने एक स्टेट बनाई थी, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन के साथ जो सारे कंट्री लगते हैं वो यूरोपियन के सारे कंट्री आपस में लगते हैं। अब उनकी वजह ये है कि यूरोपियन की तो इंटीग्रेशन बनती है, जाहिर सी बात है, वो अपने बॉर्डर को और पावर को इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पर ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो ये, उसके अलावा आपका क्या था, रशिया की जो उन्होंने क्राइमिया पे हमला मतलब के कब्जा किया, और इंटरवेंशन इन ईस्टर्न यूक्रेन को चैलेंजेस किया, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सर्विजिनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसमें भी अपना क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर उसने मेंटेन रखा था रशिया ने, ठीक है। और यूज ऑफ फोर्स क्या था, द कॉम्प्लेक्स राइज ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट इन नॉर्म्स कवरिंग टू द यूज ऑफ फोर्स इंटरवेंशंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रेस्पॉन्स। अब ये थी कि जो मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों में राइज हो रहा था, इसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो नॉर्म्स से गवर्निंग यूज फोर्स कर रहे थे इंटरवेंशन रिस्पांसिबिलिटी के लिए, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसे रेस्पॉन्स करे, ठीक है। अब हाइबर वॉरफेयर भी एक नया थ्रेड बन गया था, एक तो हाइबर टेक्टिक्स था और हाइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम थे, ठीक है। अभी मतलब वहां पर हाइबर वॉरफेयर भी मतलब चल रही थी। अब हाइबर वॉरफेयर किस थ्रू पे चल रही थी वो, यहाँ पर ये था, क्या नाम है इनका अपना, the use of hybrid warfare tactic to including the disinformation, cyber attack, and irregular forces reflect to the evolving nature of conflict in the modern area. फिर इकोनॉमिक वारफेयर सेक्शन क्या थे, सेक्शन ऑफ द रिजमी इकोनॉमिक रिलायंस ह्यूमैनिटेरियन एंड रिफ्यूजिंग क्राइसिस, ये थे, ठीक है। अब ये भी सारी चीजें क्या थी यहाँ पर आपका अपना, ये क्या नाम है, मतलब एक तो ह्यूमैनिटेरियन और रिफ्यूजिंग क्राइसिस भी बढ़ रहे थे। और सेक्शन जो उन्होंने रशिया ने लगाए थे वहां पर, रशिया पे यूएसए और इंटरनेशनल कोर्ट ने, और डिस्प्लेसमेंट ये था कि मिलियंस ऑफ पीपल ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट इन पार्ट ऑफ द बॉर्डर ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस एंड चैलेंज एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन दिन ब दिन बढ़ रही थी। अच्छा, ये जो हमारा सेशन है ना, इंशाल्लाह कल से स्टार्ट है, ठीक है। और अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो इनमें डिटेल वगैरह काफी सारी चीजें मेंशन है। और इसमें सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट की पेपर टेकिंग अटेमिंग तरीका और उनके इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी शेयर किए जाएं इस सेशन दौरान ही। अब इम्पैक्ट ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर ऑन द रीजन एंड वर्ल्ड। अब दुनिया लेवल पर कौन से नुकसान हो रहे हैं, एक तो जियो पॉलिटिकल जो थी ना, वो स्ट्रेंथिंग नेटो कॉन्फ्लिक्ट है,
revitalization of the NATO with increasing defense spending, strengthening commitment among the member of state. अब एक तो नेटो ने अपने एक्सपेंशन दिन ब दिन बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा मसला था। और यूरोपियन की जो इंटीग्रेशन थी वो यही थी, पुश टुवर्ड यूरोपियन इंटीग्रेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड डिस्कशन अबाउट द यूरोपियन एलिग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप। अब एक तो देखो ना, यूरोप सारा डिपेंडेंट था रशिया पे, ठीक है। अगर रशिया के साथ वो बातचीत नहीं कर पा रहा तो शायद सबसे बड़े मसले इनके लिए हो रहे थे, ठीक है, एक तो ये मसला था। और इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉ क्या था उसमें, ये था कि जो चैलेंजेस जो थे वो रशिया को एक्शन है चैलेंजेस टू प्रिंसिपल ऑफ द सोवेरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी राइजिंग क्वेश्चंस अबाउट द एनफोर्समेंट इन इंटरनेशनल लॉ। लेकिन इंटरनेशनल लॉ तो था, लेकिन जाहिर सी बात है रशिया एक ग्रेट पावर कंट्री है, तो वो उसने उन सारे कानून को उसने यही कहा था कि ये सारे यूएसए के पुश्ते पे बने हुए हैं और मैं इन लॉज को नहीं मानता। उनके अलावा ह्यूमैनिटेरियन राइट वॉल्यूशन ज्यादा सबसे ज्यादा आपकी रशिया में हुई थी और एक फलस्तीन में, ठीक है। एक तो ये चीज थी। उनका ग्लोबल गवर्नेंस डिप्लोमेसी में क्या था। अब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ द रशिया रशिया डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इंक्लूडिंग इन द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द जी 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 एक्ट हैज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो रशिया हो रहा था तो उसमें यही था कि क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग जो हो रही थी ना जी एट जो कंट्रीज हैं ग्लोब वो क्या कहते हैं ग्लोबल कंट्रीज जो थे, एक तो वो और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर था वो भी, मतलब आपको ना ये था उन पे भी इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे, ठीक है। और उनके अलावा जो मटेरियलाइज डिस्कशन किया था इसमें कॉन्फ्लिक्ट हैज लीड टू मटेरियल डिस्कशन है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एड्रेसिंग द क्राइसिस इम्पैक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक। अब ये था। अब एक इस जंग के जस्ट ना जो मतलब इंटरनेशनल एक तो चेन बनी हुई थी वो, मतलब के उनको ब्रेक लगी, ठीक है। मतलब काफी सारे कंट्रियां इन दोनों कंट्री के दौरान ट्रेड क्रॉस कर रहा था, वो बंद हो गया, ठीक है। और पीपल टू पीपल भी इंटीग्रेशन ब्रेक लगे, ठीक है। एक तो ये उनका आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स कौन से पड़े थे, एक तो आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी और अथॉरिटेशन जो सिस्टम था उन पे भी काफी सारे इम्पैक्ट पड़े, नेशनलिज्म एंड आइडेंटिफाई। अगर जो रशिया के और यूक्रेन के जो लोग थे वो अगर रशिया में जिम्मे और ज्यादा जो रशिया की बड़ी पॉपुलेशन है जो एक पहचान है यूक्रेन की, बल्कि वो तो ज्यादा दिन में दिन खत्म होती जाएगी ना। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट था। फिर ह्यूमन क्राइसिस रिफ्यूजीज क्राइसिस बढ़ते, ह्यूमन एड थी और टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे। और इंफॉर्मेशन ऑफ वारफेयर द वार हैज बीन characterized by the information warfare propaganda impacting media landscape and public opinion। अब थोड़ा जो ये कुछ चीजें एक दो पॉइंट वो आप थोड़ा आप भी कुछ देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट डिस्कस करना चाहूंगा कि हाउ दिस वार हैज लीड टू ग्लोबल पावर शिफ्टिंग। अब ग्लोबल पावर शिफ्टिंग किस तरह से बन रही है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसको हम इससे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो शिफ्टिंग यूएसए रशिया रिलेशनशिप, एक तो ये था, और दूसरा री एसोसिएशन टू यूएस लीडरशिप जो थी, उन्होंने सबसे बड़ा एक रोल प्ले किया, कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल रेस्पॉन्स सेक्शन एंड सपोर्ट फॉर यूक्रेन। और उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस बढ़ाया। अब देखो यूएसए ने क्या किया, एक तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, दूसरा उसे मिलिट्री एड दे रहा था, मिलिट्री एड एक सबसे बड़ी वजह। और उसके अलावा उन्होंने जो सेक्शन लगाए डायरेक्टली रशिया पर, ये किस तरह मतलब वार लीड करता है, ग्लोबल पावर किस तरह रही है, ठीक है। और एक तो जो नेटो की ईस्टर्न डिफेंस कमिटमेंट दिन ब दिन मेंबर के साथ इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, मिलिट्री कमिटमेंट रेस्पॉन्स टू द रशियन एग्रेशन, रशिया को वो मतलब के रेस्पॉन्स करना चाह रहे थे। देखो ये भी एक बड़ा ना एक ग्लोबल नेटो में आपका यूके आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, जर्मनी, बाकी सारे कंट्री जो थे ये सारे आपके वहां पर आ जाते हैं। तो ये सारे कंट्रीज भी वहां पर क्या है किस तरह से डील कर रहे थे, ठीक है। और क्लोजर इंटीग्रेशन में क्या था कि द कॉन्फ्लिक्ट हैज लीड टू एनहांसिंग कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग द नेटो मेंबर्स हैज revitalized alliance importance to maintaining a Euro-Atlantic security। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये पावर्स आपस में वो कर रहे थे, क्या नाम है इनका अपना, ये लड़ रहे थे या देखना चाह रहे थे। अब क्या है, बैलेंसिंग चाइना स्टांस ऑन कॉन्फ्लिक्ट हैज रिलेशन विद बॉर्डर्स
ठीक है, अनफ्लेटिंग और जो था रेस्पॉन्स का, द यूए हैज प्लेस क्रूअल रोल इन imposing sanctions and providing the support to the Ukraine demonstrating unified stance against Russian aggression से, और strategic the conflict has accelerating discussion with the European and developing strategic autonomy and enhancing to defense capability। अब एक तो ये था कि देखो ना, अब यूरोपियन का जो रोल था वो उनका कोई पॉजिटिव रोल तो वहां था नहीं। पॉजिटिव रोल तो पहले था नहीं ना, पॉजिटिव रोल तब बना जब ये रशिया ने स्टील पाइपलाइन को तबाह कर दिया था, ठीक है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का पॉजिटिव रोल आया था टुवर्ड रशिया, उनसे पहले कुछ भी ऐसा खास नहीं था, ठीक है। ऊपर से जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी उसमें ये था कि वो डायरेक्टली डिफेंस भी और बाकी से डिस्कशन तौर पर उन्हें मतलब कि डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, कुछ कंट्री डायरेक्टली कुछ कंट्री इनडायरेक्टली डिफेंड वो उन्हें करे थे। अब वहां पर चाइना की पोजीशन क्या थी, चाइना की पोजीशन थी कि बैलेंस, जो चाइना हैज स्टैंड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिलेशन विथ बोथ रशिया एंड वीस्टर्न क्रूअल शेपिंग ग्लोबल बैलेंस ऑफ द पावर। एक तो ये था, ठीक है। अब इस पर अब जो जो बाकी पार्ट है वो हम कल की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आगे आगे काफी सारी चीजें रहती हैं, उनको भी हमने इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब आप मुझे बताएं, आपका कोई सवाल है जो मुझे बताएं, सवाल जो चीज़ आपको समझ में है वो डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट टाइम है। बाकी इसका जो पार्ट 2 है वो हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे हम। जी, कोई सवाल आपकी नज़र में? कोई सवाल आपके जहन में है तो बता सकते हैं। इंशाल्लाह नवाज कोशिश करेंगे, अपलोड करेंगे इसे हम। कोई सवाल है आपके जहन में तो आप कर सकते हैं। कल जब हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे ना तो उसमें जो इस पर सवाल आ सकते हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और कोई सवाल आपके जहन में है तो मुझे बताएं। चलिए फिर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।